नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को ये आपके हक का है, कोई इसको वापस। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। ममता बनर्जी पहुंची दिल्ली। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों को करेंगी एकजुट। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि हाल में संपन्न बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने और विरोधी दलों को एकजुट करने की मंशा से सोमवार शाम को दिल्ली पहुंच गई। बंगाल फतह करने व 5 मई को लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के ममता का ये पहला दिल्ली दौरा है। 5 दिवसीय इस दौरे के दौरान ममता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रमुख विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगी। तृणमूल की ओर से एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि मुख्यमंत्री मंगलवार शाम 4 बजे पीएम मोदी के साथ मुलाकात करेंगी। पीएम से मुलाकात के बाद ममता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के साथ ममता की बैठक है। पीएम से मिलने के बाद उनकी शाम 6:30 बजे से कांग्रेस नेता व वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के साथ भी बैठक है। ममता के दिल्ली दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। टीएमसी प्रमुख 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में है। इधर दिल्ली पहुंचते ही ममता की मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ममता ने यहां पहुंचते ही सबसे पहले जैन हवाला केस का खुलासा करने वाले वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण से मुलाकात की। 1 महीने पहले ही ममता ने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और इस मामले में संलिप्तता का आरोप लगाया था। 26 से 30 जुलाई तक दिल्ली दौरे के दौरान ममता के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार समेत विपक्ष के सभी प्रमुख नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। ममता संसद भवन भी जाएंगी, जहां मानसून सत्र चल रहा है। जानकारी के मुताबिक 28 जुलाई को उनके संसद भवन जाने का कार्यक्रम है। यहां वे कई नेताओं से मुलाकात करेंगी। ममता 30 जुलाई को कोलकाता लौटेंगी। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। कर्नाटक सीएम बीएस येदियुरप्पा का इस्तीफा, सरकार के 2 साल पूरे होने पर छोड़ा पद। जी हां, आपको बता दें कि सोमवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने पद से इस्तीफा दे दिया। येदियुरप्पा ने आज राजभवन में राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मिलकर उनको अपना इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राज्यपाल ने नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने तक येदियुरप्पा को केयरटेकर सीएम बने रहने को कहा है। आपको बता दें सोमवार को येदियुरप्पा सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में येदियुरप्पा ने अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में बताने के बाद कहा कि मैंने इस्तीफा देने का फैसला लिया है। विधानसभा में अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर बोलते हुए येदियुरप्पा इस्तीफे की बात पर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि ये 2 साल कोरोना के चलते किसी अग्नि परीक्षा की तरह से थे, लेकिन अपने मेहनत से काम किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको केंद्र में मंत्री बनने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने तब भी कर्नाटक की सेवा को प्राथमिकता दी थी और आज भी वो कर्नाटक की सेवा में लगे हैं। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अब सभी की निगाहें लगी हैं। पेगासस जासूसी मामले में ममता बनर्जी ने किया जांच आयोग का गठन। 2 पूर्व जज करेंगे जांच। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर जासूसी के मामले में जांच आयोग का गठन किया है। सोमवार को बनर्जी ने इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने जासूसी के आरोपों की जांच के लिए 2 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। 2 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन भीमराव लोकुर इसके अन्य सदस्य हैं।
आपको बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की विशेष बैठक में पेगासस मामले की जांच कराने का फैसला लिया गया है। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में ममता ने कहा कि पेगासस के जरिए न्यायपालिका, राजनेता और नागरिक समाज सहित सभी को निगरानी में रखा गया है। हमें उम्मीद थी कि संसद के सत्र के दौरान केंद्र सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच का आदेश करेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसे में हमने जांच कराने का फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल इस मामले पर जांच आयोग गठित करने वाला पहला राज्य है। ओडिशा में बीजेडी ने बीजेपी पर लगाया संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप, कहा इनका सम्मान करें। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने ओडिशा में पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव को जल्द से जल्द कराने की मांग की है। बीजेपी ने ये मांग राज्य चुनाव आयोग से की है और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यहाँ की सरकार आम लोगों को उनके मौलिक अधिकार से वंचित रख रही है। बीजेपी की इस मांग पर अब बीजू जनता दल की प्रतिक्रिया आई है। बीजेडी प्रवक्ता लेनिन मोहंती ने बीजेपी पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी चुनाव का सामना करने के लिए तैयार हैं। बीजेडी प्रवक्ता ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा को अदालतों, चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों का सम्मान करना सीखना चाहिए। अगर उसे कोई शिकायत है तो वह हमेशा अदालत जा सकती है। तो दोस्तों, बीजेडी का ये आरोप कितना सही है और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। ब्रिटिश हाई कोर्ट ने विजय माल्या को दिवालिया घोषित किया और अब दुनिया भर में जब्त की जा सकेंगी उसकी संपत्तियां। जी हां, बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश हाई कोर्ट ने भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है और इसके लिए साथ ही भारतीय बैंकों के लिए दुनिया भर में फैली उसकी संपत्तियों को जब्त करने का रास्ता आसान हो गया है। माल्या ने अब बंद हो चुकी अपनी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए भारतीय बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लिया था और जब कंपनी डूबी तो कर्ज चुकाए बिना ही वह लंदन भाग गया। माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के एक संघ ने ब्रिटिश कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। भारत में माल्या की बैंकों के साथ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलाश है। ब्रिटेन में अभी वह जमानत पर है और उसने वहां शरण लेने के लिए अपील भी कर रखी है। हाईकोर्ट की चांसरी डिवीजन की वर्चुअल सुनवाई के दौरान चीफ इंसॉल्वेंसी एंड कंपनी कोर्ट आईसीसी के जज माइकल ब्रिक्स ने माल्या को दिवालिया घोषित किया है। जज ने कहा कि उन्हें यह तय करना है कि क्या निश्चित अवधि में याचिका को ऋण के पूर्ण भुगतान की वास्तविक संभावना है। जज ने यह भी कहा कि इसकी संभावना बहुत कम है कि माल्या द्वारा उचित समय में पूर्ण कर्ज का भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों, विजय माल्या के दिवालिया घोषित होने पर आप लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार में 14 कांवड़ियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने किया क्वारंटाइन, सादे कपड़ों में किया था सीमा पार। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से इस साल कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया। उत्तराखंड में कांवड़ियों के आने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सरकार ने सीमा पर पुलिस चौकसी कड़ी कर दी है। जगह जगह कांवड़ियों से हरिद्वार न आने की अपील के पोस्टर लगाए गए हैं। इसके बावजूद कुछ लोग उत्तराखंड की सीमा में घुसने में कामयाब रहे। पुलिस चेकिंग को धता बताकर हरिद्वार पहुंचे और इन लोगों ने हरि की पैड़ी पर जाकर कांवड़ियों के कपड़े पहनकर बम भोले का जयकारा लगाया। ऐसे 14 लोगों को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हरिद्वार में इन 14 कांवड़ियों को पकड़कर पुलिस ने 14 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर भेज दिया है, जिनके बारे में जानकारी मिली है कि सभी हरियाणा के सोनीपत के निवासी हैं। पुलिस के मुताबिक इनके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत एक्शन लिया जाएगा। सीओ सिटी अभय सिंह के मुताबिक प्रतिबंध के बावजूद हरि की पैड़ी में कुछ लोगों ने नियमों को तोड़ने की कोशिश की है। कुल 14 लोग कांवड़ियों के कपड़े में थे और जयकारा लगा रहे थे। इनको पुलिस ने पकड़ लिया, क्वारंटीन सेंटर भेज दिया है। कांवड़ियों के हरिद्वार आने के सवाल पर एसएसपी सेंथिल अवुदियई कृष्णराज ने कहा कि उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के कानपुर से जुड़े राज कुंद्रा के काले कारनामे वाले तार, करोड़ों रुपए के साथ 2 बैंक खाते सीज। जी हां, आपको बता दें कि फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को ग्रह दशा लगता है कि ठीक नहीं चल रहे हैं। उनके काले कारनामों की कड़ियां जोड़ते हुए मुंबई पुलिस उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित एसबीआई ब्रांच तक पहुंच गई है। वहां उनके 2 बैंक खाते जब्त कर लिए गए हैं, जिनमें करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। कानपुर में ही उनके पॉर्न रैकेट से जुड़ा एक और सुराग
विभाग हाथ लगा है, जिसकी तफ्तीश की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इस बीच मंगलवार को उनकी ओर से उनके वकील बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें जमानत पर छुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। बिजनेसमैन और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से जुड़े पोर्नोग्राफी रैकेट की तहकीकात करते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच उत्तर प्रदेश के कानपुर तक पहुंच गई। मुंबई पुलिस ने कानपुर के एसबीआई की एक ब्रांच को राज कुंद्रा के 2 बैंक अकाउंट जब्त करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद रविवार को उनके वो दोनों बैंक खाते सीज कर दिए गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के मुताबिक कुंद्रा के जिन दोनों खातों को सीज किया गया है उनमें करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। बहरहाल शिल्पा शेट्टी के पति ने कानपुर के 2 खाते में करोड़ों रुपए क्यों रखे हुए हैं, ये पुलिस तफ्तीश का मामला है। तो दोस्तों, राज कुंद्रा केस को आप किस तरह से देखते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम योगी ने माई गवर्नमेंट यूपी पोर्टल किया लॉन्च, कहा सरकार से कीजिए सीधे और त्वरित संवाद। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में माई गवर्नमेंट यूपी पोर्टल लॉन्च किया है। कारगिल विजय दिवस के दिन यूपी सरकार ने यह घोषणा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में औपचारिक ऐलान किया। सीएम योगी के कार्यालय की तरफ से ट्वीट में लिखा है कि नए उत्तर प्रदेश में अब अपनी सरकार से सीधे और त्वरित संवाद का एक और माध्यम। सीएम योगी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस के दिन 26 जुलाई 2014 को पीएम मोदी ने माई गवर्नमेंट पोर्टल की शुरुआत की थी। आम जनमानस की योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने, उनके सुझावों को और शासन की योजनाओं को मूर्त रूप से देने के लिए इस पोर्टल का शुभारंभ किया था। आज देश के 1,85,00,000 लोगों का सीधा जुड़ाव इस पोर्टल के माध्यम से लोकप्रियता को उजागर करता है, यानी 10 करोड़ लोग डायरेक्ट इससे जुड़े हुए हैं। मैं इसकी टीम से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने भारत सरकार की योजनाओं को बनाने से लेकर आम जन तक लागू करने तक इस पोर्टल का बेहतरीन उपयोग किया। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। प्रशांत किशोर की टीम को त्रिपुरा पुलिस ने किया नजरबंद, टीएमसी के लिए कर रही थी काम। जी हां, बात कर रहे हैं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक की एक टीम को कथित तौर पर त्रिपुरा में नजरबंद किया गया है, जहां वे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए कुछ ग्राउंड वर्क करने गए थे। त्रिपुरा पुलिस ने उन्हें उस होटल में बंद कर रखा है जहां वे ठहरे थे। आईपैक के सूत्रों ने बताया कि पुलिस सुबह से ही होटल की लॉबी में डेरा डाले हुए है। आईपैक के 22 कर्मचारी सर्वे के लिए अगरतला में थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल सुबह पुलिस ने कथित तौर पर टीम को उनके होटल से बाहर निकलने से रोक दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने कोविड में मानदंडों का उल्लंघन किया है। जबकि आईपैक के सूत्रों का दावा है कि टीम के पास सभी आवश्यक कोविड कागजात थे। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रचंड जीत हासिल करने वाली तृणमूल कांग्रेस की नजर त्रिपुरा की सत्ता पर आ टिकी है। वहीं इस मामले पर पश्चिम त्रिपुरा एसपी मानिक दास ने कहा कि उनके आईपैक सदस्य आरटीपीसीआर परीक्षण के परिणाम कल आएंगे। उन्होंने कहा कि वे यहां किसी शोध संबंधी कार्य के लिए आए थे, जिसकी जांच की जा रही है। कोविड परीक्षण के परिणाम और जांच के परिणाम मिलने के बाद उनकी रिहाई पर निर्णय लिया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक शहरी और ग्रामीण भारत में बढ़ी बेरोजगारी दर, कोरोना की स्थिति पर निर्भर अर्थव्यवस्था में सुधार। जी हां, आपको बता दें कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण और शहरी भारत में बेरोजगारी की दर बीते सप्ताह यानी 25 जुलाई तक बढ़ी है, जो एक सप्ताह पहले की अवधि में हुई आय के आंकड़े के विपरीत है। 25 जुलाई को समाप्त हुए सप्ताह में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर बढ़कर 7.14% हो गई, जबकि 18 जुलाई को समाप्त हुए सप्ताह में ये 5.98% थी। आपको बता दें, हालांकि ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी एक सप्ताह पहले की अवधि में 5.1% से तेजी से बढ़कर 6.75% हो गई है। शहरी भारत में जहां आर्थिक गतिविधियां काफी हद तक खुल गई हैं, वहां बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय और ग्रामीण औसत से अधिक बनी हुई है। 25 जुलाई को समाप्त हुए सप्ताह के लिए बेरोजगारी दर एक सप्ताह पहले की अवधि 7.94% की दर से बढ़कर 8.01% हो गई है।
राज कुंद्रा केस में गहना वशिष्ठ से होगी पूछताछ, बोली पुलिस को बताऊंगी पॉर्न बनाने वालों के नाम। जी हां, आपको बता दें कि पॉर्न मामले में राज कुंद्रा फिलहाल पुलिस हिरासत में 27 जुलाई तक है। वहीं अब तक राज कुंद्रा केस में उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस मामले में क्राइम ब्रांच ने गंदी बात एक्ट्रेस व मॉडल गहना वशिष्ठ को तलब किया है। गहना वशिष्ठ के अलावा 3 अन्य लोगों को भी पुलिस ने पॉर्न फिल्म रैकेट की जांच के लिए तलब किया। एएनआई के मुताबिक गहना वशिष्ठ ने इस बारे में कहा कि वे अभी मुंबई में नहीं हैं और इसलिए पूछताछ के लिए रविवार को नहीं पहुंच पाएंगी। इसके अलावा गहना वशिष्ठ ने पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करने का वादा किया है। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, गहना वशिष्ठ ने यह भी कहा है कि वे पुलिस को उन लड़कियों और शख्स के नाम बताने को तैयार हैं जो पॉर्न इंडस्ट्री से जुड़े हैं। वे कुछ चौंकाने वाले खुलासे कर लोगों का पर्दाफाश करेंगी। बता दें कि कुछ समय पहले गहना वशिष्ठ को भी पॉर्न वीडियो बनाने के केस में गिरफ्तार किया गया था। 6 महीने पहले गहना वशिष्ठ पर 87 पॉर्न वीडियो बनाने के आरोप लगे थे। वो भी इसी केस में जेल जा चुकी हैं और इस मामले में गहना वशिष्ठ को करीब 5 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। गहना वशिष्ठ पर आरोप लगा था कि वह इंडस्ट्री में संघर्ष कर रही मॉडल व एक्ट्रेस को काम का लालच देकर पॉर्न इंडस्ट्री में काम करवाती थी। बता दें कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के केस में लगातार गहना वशिष्ठ के बयान सामने आए हैं। उन्होंने राज कुंद्रा के समर्थन में कई बयान भी दिए, वहीं शिल्पा शेट्टी को भी समर्थन दिया। दूसरी ओर गहना वशिष्ठ ने पूनम पांडे व शर्लिन जैसी मॉडल पर तंज कसने में भी कमी नहीं छोड़ी है। असम मिजोरम सीमा पर भारी बवाल, 5 पुलिस कर्मियों की मौत, 60 घायल। शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की है बात। जी हम बात कर रहे हैं कि असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद अचानक फिर भड़क गया है। इसमें सोमवार को दोनों राज्यों की पुलिस के बीच फायरिंग में असम के 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 60 अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस दौरान दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों में भी वाक युद्ध छिड़ गया। दोनों ने एक दूसरे की पुलिस को हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की। इसके बाद शाह ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा व मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा से अलग अलग बात की और उनसे विवादित सीमा पर शांति सुनिश्चित करने और सहमतिपूर्ण समाधान तलाशने को कहा। और दोस्तों में जान लेते हैं देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 200 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज सोने के दाम 48,892 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है। वहीं चांदी की कीमत 75 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे चांदी की कीमत में 66,838 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। और दोस्तों में अगली खबर में बात कर लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भारी बारिश की तबाही के बाद देश के अब अन्य इलाकों में आज से भारी बारिश की संभावना है। झारखंड, बिहार में आज भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। आईएमडी ने कहा कि 26-28 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने की उम्मीद है, जबकि 27 और 28 जुलाई को पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। 27 और 28 जुलाई को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। राज्य में 27 और 28 जुलाई को कहीं हल्की बारिश तो कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।